करें कि जो हमारा पृथ्वी है ये गोल है। मैं मान लेता हूँ इसको पृथ्वी। अगर मैं पृथ्वी को दो भागों में बांट देता हूँ तो ये नॉर्थ में बढ़ जाती है, साउथ में बढ़ जाती है, उत्तरी और दक्षिणी। हमें याद रखना है कि भारत जो है हमें हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। याद ये रखना है कि भारत यहाँ पर है तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध के किस पार्ट में है, ये पूर्वी पार्ट होता है, ये पश्चिमी पार्ट होता है। तो ये बात तय हो गई कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। क्लियर है? ये फैक्ट यहाँ पर आपको क्लियर रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह पॉइंट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की कि भारत की आकृति कैसी है। भारत दोस्तों मैप से मैं पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है या चतुष्कोणीय है। बोले कैसे? चतुष्कोण का मतलब क्या होता है? चतुष्कोण का मतलब होता है जिसमें चार कोण हो। सिंपल सी बात है। बोले कौन सा? एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है। तो आप तय हो गए, बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई चतुष्कोणीय को मैं रटूंगा थोड़ी ना, मुझे पता होगा कि भारत का नक्शा चार कोने वाला है, चार कोण वाला है ना? तो इसलिए मुझे चतुष्कोणीय कहा जाता है, यानी भारत को चतुष्कोणीय कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। पूछा नहीं जाता है लेकिन एग्जाम में हो सकता है डीप में पूछ लिया जाए। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये पॉइंट, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। ये भी पॉइंट आपको लिख लेना है एग्जाम फैक्ट के लिए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। बोलो सर कैसे? मैंने कहा यह एक लाइन आपको थोड़ी देर के लिए सिंपल लग सकती है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये बताओ कि दुनिया में दूसरा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप शॉक्ड हो जाओगे और आप हो सकता है ना बता पाओ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भारत की स्थिति जनसंख्या के अनुसार कौन सी है, तो जनसंख्या के अनुसार भारत की स्थिति है दूसरा, यानी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया वाइज में भारत है 7वें नंबर पर। ये कंफर्म है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि क्वेश्चन अगर डीप में पूछता है तो हम सभी आपको सारे फैक्ट को यहाँ पर क्लियर कराते चलें। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आप, अगर हम बात करते हैं कि विश्व में स्थान, एक तरफ है क्षेत्रफल के अनुसार, एक तरफ है जनसंख्या के आधार पर। अगर देखा जाए कि प्रथम जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा देश है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो है रूस। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है हमारा पॉपुलेशन के आधार पर, क्योंकि ये जनसंख्या में। दुनिया में दूसरा देश हमारा जनसंख्या के अनुसार है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। 2035 तक जो है भारत सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा और चीन को पछाड़ देगा पॉपुलेशन में। द्वितीय में कनाडा आता है, चीन आता है यहाँ पर क्षेत्रफल में, ऐसे ही यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि भारत हमारा 7वें नंबर पर आपका कौन सा है, क्षेत्रफल में है, एरिया वाइज में है, और दूसरे नंबर पर हमारा है पॉपुलेशन में। ठीक है, अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, याद रखिएगा भारत, मैंने कहा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, भारत चतुष्कोणीय है। और भारत की बात करें तो भारत पॉपुलेशन में यहाँ पर क्या है, 2nd नंबर पर है। और एरिया में हमारा क्या है, क्या हमारी 121 करोड़ के पार, यानी 2011 के अनुसार। अब हम 2021 की बात करें तो 2021 में जनगणना होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि 2021 हमारी जनगणना के लिए है, और अगली जनगणना 10 साल बाद होगी 2031 में। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जनगणना कितने साल बाद होती है। 2011 में हुई तो 2021, 21 में हुई तो 31, 10 साल बाद होती है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। देखिए, भारत मैप के अनुसार क्षेत्रफल हम बताते हैं। कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये फैक्ट। देखिए, ये फैक्ट एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है। अगर यह भारत है तो यह विश्व का कितना भाग कवर करता है? विश्व कितने परसेंट में है यार? 100% में। और इसी 100% में इंडिया भी होगा। अगर इंडिया है तो ये बताओ कि इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है, तो 32, 87, 263, इतना याद कर लेना है। कोई लाख वाख करोड़ का झंझट नहीं। 32, 87, 263 इतना दिमाग में रखना है, या 32.8 वर्ग किलोमीटर भी दे सकता है आपके ऑप्शन पे। आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्व का भारत जो क्षेत्र है वो कितना घेरे है, 2.4%। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 2.42। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं
ऑप्शंस में केवल 2.4% ही ऑप्शन में आया है, इसलिए इस वैल्यू को भी 2.4 ही माना जाता है। परेशान मत होना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी रहती है? अगर एरिया कवर करता है 2.4% का, तो यार पॉपुलेशन कवर करता है 17.5% का, क्योंकि एरिया में है 7वें नंबर पर और पॉपुलेशन में है दूसरे नंबर पर। तो पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उसमें अकेले अकेले भारत में 17% लोग रहते हैं, यानी 17.5 लोग, 17.5%, ठीक है ना? यानी 100 में 17 लोग भारत के हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बता देना चाहता हूँ। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि यह आपका हमारा पश्चिम है और यह हमारा पूर्व है, यह हमारा दक्षिण है, यह हमारा उत्तर है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो हमारा कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और हमारा 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इसकी लंबाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। सारे फैक्ट मैप के साथ कवर करेंगे। ऐसी वीडियोस आपको YouTube पर पहली बार वीडियो मिलेगी जो आप कह नहीं सकते कि हमारे लिए कुछ सर ने किया नहीं। राष्ट्र हित में पूरा पढ़ाता हूँ, डेमो में नहीं देता हूँ, याद रखिएगा। इसलिए एटीट्यूड अपने अंदर रखो, और वो भी सिलेक्शन वाला। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो मैप में ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और याद ये रखना है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट है। एक हमारा नॉर्थ पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं? नहीं, ये गलती मत करना। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है, जो साउथ का पार्ट है। और नॉर्थ में दोस्तों इंदिरा कॉल है। याद रखना है, ऐसे ही आपके पूर्वी बिंदु पूछा जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? किवतु है। इसको बलांगू भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किवथु या बलांगू है। किस राज्य में है? किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु का मतलब है कि ये पूर्व में था तो पश्चिम हमारा गुजरात में होगा, तो यानी गुजरात में है। तो ये क्लियर हो गया कि पश्चिमी बिंदु भारत के किस हिस्से में आता है? तो गुजरात में आता है। और कौन से जिले में? कच्छ जिले में आता है। नाम क्या है? नाम है गौरा मोता। जीएम लिख लीजिएगा, गौरा मोता, ठीक है। आगे बात करें, ऐसे ही मैंने अभी ऊपर आईसी लिखा था, याद आया, और नीचे आईपी लिखा था। मैंने कहा अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो वो है जम्मू कश्मीर में। उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है और जिसका नाम है इंदिरा कॉल, यानी आईसी। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट या पार्सल्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। यह वाला बिंदु आपको भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट पता था, लेकिन आज और 2 डिटेल हम जोड़ना चाहते हैं कि इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है, इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सल्स पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है दोस्तों? ये रहा हमारा निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा रहा यहाँ पर अरब सागर का लक्षद्वीप। क्लियर है? तो याद रखना है कि भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरब सागर है। अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर के साथ लक्षद्वीप आता है, और बंगाल की खाड़ी के साथ अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान निकोबार आता है, ठीक है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। किसकी है? यहाँ से पिगमिलियन पॉइंट की दूरी अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा होती 0 डिग्री, तो 876 जब हम किलोमीटर तय करेंगे तो हमारा भारत पड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? यानी पूरे अगर विश्व को देखा जाए तो भारत यहाँ पर है, और 876 किलोमीटर अगर हम यहाँ से चलेंगे तो 876 किलोमीटर के बाद हमारा भारत पड़ जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट। आगे हम बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय दोस्तों ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं तीनों तरफ, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, हम कहते हैं कि 3 तरफ से घिरा खंड प्रायद्वीपीय कहलाता है। और एक तरफ से स्थल से लगा हुआ, इधर पाकिस्तान चाइना है, इधर नीचे पानी से, यानी 3 तरफ से अगर कोई भी चीज घिरी हुई है तो दोस्तों याद रखिएगा, ये देखिएगा, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, और इधर वाला लैंड भूमि है, ठीक है ना।
यानी तीन तरफ से भूमि को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भूमि। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट हमने अभी आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, लेकिन दक्षिण भाग की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है जिसका नाम है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी में स्थित है। जब दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिण भाग पूछे तो केप कोमोरिन कहाँ है? तमिलनाडु के शिखर पर स्थित है। क्लियर है? तमिलनाडु स्टेट नहीं भूलना। भारत की स्थल लंबाई, स्थल का मतलब होता है कि जो भूमि दूसरे देशों के साथ लगी हुई है वो स्थल होती है, और जो तटीय भूमि होती है जो पानी से लगी हुई है। भारत की स्थल लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर, और भारत की जो तटीय भूमि है द्वीपों को लगाकर 7516 किलोमीटर है, और द्वीप को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है। तो भारत का मानक समय दोस्तों 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को ऐसा भी लिखा जाता है। परेशान मत होना, और देशांतर हमेशा लेना है, अक्षांश नहीं, क्योंकि टाइम हमेशा जीएमटी पर रिलेट करता है। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और जीएमटी का मतलब होता है जो टाइम जोन होता है वो हमेशा लैटिट्यूड पर ना होकर लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, ठीक है ना? खड़ी रेखाएं, ग्लोब पर जितनी भी खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर होती है, और जितनी पड़ी रेखाएं होती है वो अक्षांश होती है। खैर हम इनको बाद में बात करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय मानक रेखा, ये कोई नहीं बताएगा आपको, किताबों में भी नहीं दिखा होता है, किताबों में भी बहुत मुश्किल में मिलता है। किताबों में केवल इतना ही मिलेगा 82.5 डिग्री, लेकिन किताबों में ये नहीं मिलेगा कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है। और कर्क रेखा तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन ये बताओ कि भारत की जो मानक समय है, भारत में कितने मानक समय? एक मानक समय कहाँ से गुजरता है? आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद। तो यार याद रखो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी हम ये कह सकते हैं इसको ऐसे हम काट देते हैं तो ये 82.5 डिग्री हो जाता है। यही वाली रेखा में जितने राज्य आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे? मानक रेखा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या है? मानक समय के अंतर्गत 5। अगर पूछा जाए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की अभी मैं बात करूंगा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो फिलहाल ये वाला आपने टाइम जोन वाला पढ़ लिया। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है भारत और जीएमटी के बीच, जहां पर मानक समय स्टार्ट होता है। याद भी ये भी रखना है कि 5.5 घंटे पीछे है या आगे। तो भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे है। क्या है? आगे है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करें। अगर मैं बात करूं, अभी भाई हमने यही पूछा था आपसे कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरता है वह कितने भारत के राज्यों से गुजरता है? तो आपने आंसर दिया 5। अब वो 5 कौन कौन से राज्य थे वो मैंने आपको मैप से बता दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की हम बात करें। खैर, लेकिन जब भी क्वेश्चन में मानक समय और कर्क रेखा के बीच में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। कर्क रेखा अलग से गुजरती है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, मानक समय ऐसे गुजरता है। ये मानक समय है और ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर गुजरती है और मानक समय हमारा 82.5 डिग्री पर। तो ये फर्क है यार। ठीक है? अगर मैं बात करूं 8 राज्यों से कर्क रेखा जो गुजरती है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झाड़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? हम अगर इसको थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करें तो ये आएगा लगभग, ये लगभग आएगा। ड्रा ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे राज्य 8 हैं, और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको यार 8 तो आने चाहिए, तभी तो आप नहीं वाला निकाल पाओगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश दे दिया हो, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश से गुजरती है या नहीं गुजरती है, मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो पहली बात, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। ठीक है? आगे बात करें। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कि क्वेश्चन में कई बार बहुत ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा नगरीय राज्य कौन सा है। नगरीय राज्य का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा नगर के विकास की तरफ बढ़ा है, यानी सबसे ज्यादा नगरीय राज्य है वो है हमारा गोवा।
गोवा की बात करें, मैप में अगर देखा जाए गोवा कहाँ पर है, तो गोवा ये रहा। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है ना? सिंपल सी बात है। गोवा कैसा है? तटीय इलाका है। अगर बात करें कि गोवा कैसा है? नगरीकृत इलाका है, यानी राज्य है। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? अगर ज्यादा है तो गोवा है, अगर कम है तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम है धर्मशाला। क्वेश्चन में कई बार आया है कि धर्मशाला स्टेडियम किस राज्य में है। आगे हम बात करेंगे, भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ये रहा। मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर भी है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश में है। यह आपको बताना है कौन सा है। मैं आपको बताता हूँ, इंदौर की बात हो रही है। भारत का सबसे कम वन वाला, अब देखो मैंने अभी ऊपर बताया नगर का ज्यादा वाला गोवा है, नगर कम हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे कम वन कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है हरियाणा में। भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र मौसम है और स्टेट मेघालय है। क्यों? क्योंकि भारत का मौसम क्षेत्र मेघालय के क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो वनों की बात करें तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन में कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे आवनूस, रोजबुट वगैरह। फिलहाल ये चीजें आपको याद अभी नहीं करनी है, जो एग्जाम में आए वो चीजें केवल स्क्रीन पर लिखी हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका लेह है। याद रखना है कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर 15 जो है कितनी 15 से आपकी 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि उधर मासानीराम में 200 सेंटीमीटर की बात करें, यहाँ पर मिली एमएल की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अरावली पर्वत की बात करें जो दिल्ली से राजस्थान तक फैली हुई है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों चीजें हमने बताई हैं। हमने दो फैक्ट लिए हैं, सबसे ज्यादा सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा और सबसे ज्यादा के अलावा सबसे कम वन, सबसे ज्यादा वन वाले और सबसे कम नगरीय और सबसे ज्यादा नगरीय वाले। ये चार पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिए। यानी अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, एंशिएंट है, और हिमालय पर्वत सबसे न्यू है। तो न्यू की बात करेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देशों से हम क्वेश्चंस करते हैं कि भाई क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आता है कि इंडिया बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया बिटवीन चाइना, तो ये सारे युद्ध हमसे छिड़े रहते हैं। आप देखते होंगे टीवी पर, ये वार हो गया, वो वार हो गया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं और भारत के कितने राज्य किन किन देशों से टच होते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत की कुल लंबाई अभी मैंने आपको बताई थी कि स्थल लंबाई 15,200 है और सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी केवल इतना याद रखना है, केवल इतना तो याद ही रखना। ये आप भले ही भूल जाओ इसको, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भारत की तटीय रेखा मैंने आपसे पूछा था कि भाई द्वीपों समेत कितनी है? 7516 किलोमीटर है, जो है 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है द्वीप को छोड़कर, केवल प्रायद्वीपीय भारत जो है। और अगर पूरे स्थल जो है पार्ट की बात करें तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मैप में देखें कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ये बताओ कि भारत की सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यही पूछा है जो मैं कह रहा हूँ। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो यह रहा गुजरात। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। याद ये रखना है दोस्तों कि गुजरात में और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी कपासी मिट्टी होती है जिसमें कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं लौटकर। ये भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये रहा त्रिपुरा।
तीन तरफ का मतलब कैसे है, एक तरफ ये वाला, एक तरफ ये वाला और एक तरफ ये वाला, है ना। ये पूरा बांग्लादेश है, इतना नीला नीला दिख रहा है ये पूरा बांग्लादेश है, और जितना ये पीला वाला दिख रहा है ये हमारा त्रिपुरा है। अगर मैं बात करूं तो तीन तरफ से कौन सा गिरा है, तो आंसर आप फटाक से मार दोगे कि भैया त्रिपुरा है। किस देश से गिरा है, बांग्लादेश से गिरा है। अब क्वेश्चन की बात आती है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, यानी हमारा महान भारत कितने देशों से टच होता है। दिमाग में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। यानी भारत जो है मिट्टी की भूमि से, स्थल भूमि से कितने देशों से लगता है, तो वो उसका आंसर होगा 7। 7 कंट्री जो है वो भारत की स्थल सीमा से थल सीमा से जुड़ते हैं। यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए। बोले कौन, पाकिस्तान पहला, चाइना दूसरा, नेपाल तीसरा, बांग्लादेश चौथा, भूटान पांचवा और म्यांमार छठा। एक और बचा है, एक की बात करें कौन हो सकता है, क्या नेपाल हो सकता है? नेपाल हो सकता है, तो नेपाल तो आपने पहले से ही देख लिया यार, इतनी जल्दी सेंस खो बैठोगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कहाँ पर लगता है, यहाँ पर लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा क्या करता है, टच करता है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है ना। बाद बाकी पाकिस्तान और चाइना लगभग ज्यादा करता है, और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत से सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, तो बांग्लादेश लगाता है सबसे ज्यादा किलोमीटर में, क्लियर है। और सबसे कम कौन लगाता है, तो सबसे कम लगाता है भैया 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान। यही मैं बताने वाला हूँ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, पहला पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर बता दिया है मैप के साथ। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर मैंने अभी बताई है, लेकिन कुछ किताबें कहती है कि 80 किलोमीटर। आप सभी को याद रखना है कि 80 किलोमीटर और 106 किलोमीटर के बीच में ऑप्शन आ सकता है। कभी कभी 100 किलोमीटर दे देगा, तो आप किताबों को गलत नहीं मान सकते, ठीक है। भारत के दो पड़ोसी देश जो भारतीय तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी याद रखिएगा भारत के ऐसे दो समूह कौन से हैं जो भारत के पानी वाली सीमा से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको भूमि वाले इलाके से बताया है कि 7 देश भारत की सीमा से जुड़ते हैं। अब आपको ये बताना है कि भारत के दो ऐसे देश कौन से हैं जो भारत की तटीय इलाके से जुड़ते हैं, यानी तटीय सीमा से जुड़ते हैं, जहां पर हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका आप जानते हो पाक स्टेट से अलग होता है, जहां पर मन्नार की खाड़ी है ना, रामेश्वरम है। ऐसे ही अगर बात करें तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तटीय इलाके में। मालदीव हमारा कहां पर है, मालदीव श्रीलंका का इधर है, तो मालदीव हमारा कहां पर है, यहाँ पर है। मालदीव भी हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि ऐसे देश जो जल और थल से दोनों से सीमा बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगा, और कोई भी बच्चा ये ना कहे कि ये मुझे कठिन लग रहा है तो एग्जाम में नहीं आएगा। अरे भाई रख दिया। अगर मिलान करने वाले सेंटेंस की बात करें, मिलान करने वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो यार आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, मर्जी आपकी कितना आप ज्ञान करते हो। ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमाओं से बनाते हैं, तो याद रखना है कि 7 देश होते हैं टोटल जो थल से लगते हैं। ऐसे देश कितने हैं जो आपके जल से लगते हैं, 2 है, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे देश कौन से हैं जो जल और थल से लगते हैं, दोनों से लगते हैं, वो है 3, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक है म्यांमार। क्लियर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्या अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो म्यांमार के साथ भारत 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। म्यांमार के साथ हम 4 राज्यों की सीमा लगाते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, एक मणिपुर है और एक है लास्ट में मिजोरम। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अगले पॉइंट पर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कि पाक जलमंडल और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भारत, ये भारत है और यहाँ पर श्रीलंका है, आपने देखा होगा हमेशा मैप में लटका हुआ होता है, भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है, तो आंसर आएगा पाक स्ट्रेट या पाक जलमंडल या मन्नार की खाड़ी। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि पाक जलमंडल से, मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जलमंडल को पाक जलसंधि के नाम से, और यह पाक जलसंधि पाकिस्तान वाला नहीं है, ये पाक जलसंधि PALK को हम पाक कहते हैं, ठीक है ना।
इसमें यल साइलेंट होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। याद रखना है मैकमोहन, सर मैकमोहन के द्वारा किसके बीच है? इंडिया बेटवीन जो है चाइना। अगर हम इंडिया बेटवीन चाइना की बात करें तो मैकमोहन याद रखना है तो रखना है। अगर क्वेश्चन में इतिहास पूछा जाए इसका कि मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत रखा गया? शिमला समझौता 1914। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। एक और दोस्तों रेखा है जिसका नाम है डूरंड। 1886 में सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो क्या मारोगे? तो आप कुछ नहीं मारेंगे। याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1886 में डूरंड रेखा को स्थापित किया गया जरूर था, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डूरंड रेखा वर्तमान समय में किन दो देशों के बीच में है, तो डूरंड रेखा वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यह बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये क्वेश्चन सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा विवाद रहता है। क्योंकि ऐसे इलाके जो चर्चे में रहते हैं, जैसे सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तानियों ने, गोलियां चला दी, बम डाल दिए, है ना, ग्रेनेड फेंक दिए, तो इससे क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। और फिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, ठोक देता है, बजा देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये संवेदनशील इलाके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। तो क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? सन पूछता है 1947 में। किसके द्वारा? सर रेडक्लिफ के द्वारा। किनके किनके बीच में है? इंडिया बेटवीन पाकिस्तान। ठीक है ना? यह बात आपको दिमाग में रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर याद नहीं होता है तो आप जानते हो कैसे याद करोगे ट्रिक से। ये है, अगर इंडिया और इसके बीच में एक रास्ता है जिसको माना गया रेड क्लिफ, और यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान। तो इनके बीच में एक लाइन है रेड क्लिफ, और ये रेड क्लिफ याद अगर नहीं होता है तो आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा बार किसके बीच में होता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना? ये हमारे सैनिक मारते हैं, हम इनके सैनिक मारते हैं। ठीक है ना? फिलहाल ये अपने सैनिक कभी बताता नहीं है क्योंकि हम इनको ठोक डालते हैं, और ये हमको क्या है? पीछे से वार करने वाला समझता है। तो रेड क्लिफ को याद करने के लिए आप सभी जानते हो कि हमारी सरहदें कैसी रहती हैं? लाल रहती हैं, रेड रहती हैं, क्योंकि लहू बहता है। तो इसीलिए रेड क्लिफ का मतलब है रेड, लाल। आइए हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह से जो क्वेश्चन आते हैं। भारत के द्वीप समूह से क्वेश्चन कैसे आता है? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं। यानी ऐसे 45 अभ्यारण्य देश में है जिनके आपको स्टेट याद रखने हैं। अब 45 का मतलब है कि आपको लगता होगा कि 4-5 हमारे याद, जैसे गिर आपने गुजरात में याद कर लिया, है ना, मानस काजीरंगा आपने कर लिया असम में। तो इन चीजों को पढ़ने से पहले क्या आप सोच सकते हो कि क्या आपने अभ्यारण्य को पढ़ा है तो पूरी डिटेल में पढ़ा है? नहीं। इसलिए अभ्यारण्य को बेहतरीन तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी आपके भारत के स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में भी आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना है, स्टार बनाकर। सारी चीजें भले ही नोट ना करना, लेकिन कुछ पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ऐसे 15 से 20 पॉइंट जानेंगे जो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित होंगे वन लाइनर में। ठीक है ना? इसके बाद हम 45 सेंचुरी जिनके स्टेट जानेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 500 से अधिक भारत में अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट हमारा किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तो जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कौन से पार्ट में है? नैनीताल में। इसका पुराना नाम पूछा जाता है एग्जाम में, हेली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो नाम होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या होगा? तो आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। क्लियर है? स्थापना कब हुई? स्टेब्लिश की बात करें 1935 1935 में इसकी स्थापना की गई, और भारत के मैप में अगर देखा जाए तो
उत्तराखंड हमारा आप सभी जानते हो, माफी चाहेंगे, आप सभी जानते हो दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसा पार्ट है जो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब क्षेत्र से लगता है। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बात करेंगे। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कौन से जनपद में? लेह जनपद में। अब क्वेश्चन में आता है कि लेह जनपद में अगर है, जम्मू कश्मीर में है, तो वो कौन सा है? हिमिस है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमिस अभ्यारण्य भारत का किस राज्य में है, तो आपको आंसर मारना होगा जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। आज अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ये बता दीजिएगा कि जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, तो मैंने अभी मैप में बताया है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये किस नदी से संबंधित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर रामगंगा नदी है, रामगंगा रिवर है, इसका जो रिलेट करता यानी संबंध है वो है जिम कॉर्बेट। क्लियर है? याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश हमारा 2004 में यानी 4 जून 2004 में क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम बात करें 2 से 4 जून की बात करता है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपस में अलग हुए थे। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा आधार पर अलग हुआ था। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवाद सलीम अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि ये बता दीजिएगा कि भारत का बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आप याद रखिएगा, सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, चलो ठीक है, लेकिन सलीम अली थे क्या? सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है पक्षी विज्ञानी, क्वेश्चन के ऑप्शन आता है मनोवैज्ञानिक, क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है डॉक्टर। तो मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा आंसर मारना है जो वाकई में है। तो सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे, बड़ा असीम प्रेम था पक्षी विज्ञानियों से। उन्हीं के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रखा गया, जैसे आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कौन है? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है। आगे दोस्तों बात करें, क्वेश्चन आता है कि डाची ग्राम सेंचुरी कहाँ पर है? तो डाची ग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि महामृग का मतलब होता है हिरण। हिरण बोले तो डियर। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यह डाची ग्राम कहाँ पर है, तो डाची ग्राम है J&K में। साफ साफ लिखा है कश्मीरी महामृग। कश्मीरी महामृग का मतलब होगा कि ये वाला जो भारत का इलाका आता है, यहाँ पर आपका क्या है, सबसे ज्यादा हिरण पाए जाते हैं। और कौन से? डाची ग्राम में। याद रखना है, हिमिस है जम्मू कश्मीर में, डाची ग्राम है जम्मू कश्मीर में। आपका कश्मीरी मृग कहाँ पर पाया जाता है? डाची ग्राम में। आगे हम बात करेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है, एक बार स्थापना नहीं पूछता है, लेकिन एक बार मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका पूछ लेता है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ पर हुई है? यानी हम कह सकते हैं कोलकाता का मुख्यालय है, वहीं पर हुई है 1916 में। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है प्राणी विज्ञान का। क्लियर है? कोलकाता बोले तो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हो बहुत दिनों तक राज किया है। फिलहाल आगे क्या होता है देखेंगे। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, याद रखना है पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ पर मैप में है? ये रहा। कोलकाता इसी की बात करता है, और कोलकाता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है? याद रखना है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। भारत बृहस्पति की बात करें तो मैंने कहा कोलकाता में इसका मुख्यालय है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश, जो मैंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऊपर अच्छी तरीके से भी पढ़ाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, यानी अगर इंडिया को पढ़ना है तो इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश भी
अभ्यारण्य को रखते हैं। इसलिए क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के प्रदेश से पूछा जाता है तो बांधवगढ़ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान पार्क बना। इसके अंतर्गत फूलों की घाटी है। आप सभी जानते हो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था फिलहाल दिनों में। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर फ्लावर वैली कहाँ पर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एनवायरमेंट सेक्शन में तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो भारत की फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत की शांति घाटी कहाँ है, तो भारत की शांति घाटी है केरल में, जहाँ किस्म किस्म के फूलों की घटा बिखरी हुई है। तो याद रखना है, फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली है आपके उत्तराखंड में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और यहाँ पर है ये क्वेश्चन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, किस स्टेट में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस में है, भारत के है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, मैप नहीं है फिलहाल, हम आगे दिखाएंगे आपको। नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश अगर पूछा है कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें 8 राज्य है और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 1970 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। क्लियर है। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें यहाँ पर डाउट है। अभ्यारण्य पढ़ना है तो अभ्यारण्य को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब बात आती है कि वो 45 अभ्यारण्य भारत के कौन कौन से हैं। 45 अभ्यारण्य हम ज्यादा डिटेल ऊपर तो बता ही चुके हैं, पूरा अभ्यारण्य के बारे में सारा डिटेल आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम केवल ये बताएंगे स्टार बनाकर सारे अभ्यारण्य को। 46 अभ्यारण्य होंगे, लगभग 45 अभ्यारण्य। इनके स्टेट लिख लेना है। बोले कैसे? मैंने कहा पहला है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य झारखंड का है। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें या ना करें, मैंने पूरे वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, इतना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए, मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुद्दा होता है पढ़ाने का मेरा। और याद रखिएगा, यदि आप एक ऑनेस्टी तरीके से, ईमानदारी से अगर स्टडी करते हैं तो हमारे शेर शेरनी कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। आप हमारे शेर शेरनी हैं, इसलिए अगर पहली बार भी विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से क्या डिटेल करवा देंगे, पूरी तरीके से डिटेल एक ही वीडियो में। अगला वीडियो आएगा पॉलिटी या हिस्ट्री का ले लेंगे, एनवायरमेंट का ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, साइंस लेंगे, तो सारी चीजें एक वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, और क्वेश्चंस अलग से करा देंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है, झारखंड में है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि गला फाड़ने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आप सभी को पता है, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, 1-2 घंटे की क्लास आप सभी समझते हो कि एकदम से पूरी तरीके से कंटिन्यूअस बोलना बहुत मुश्किल होता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। दालमा है वो है हमारा, दालमा को डालमा भी कहा जाता है, झारखंड में है। पार्ट ऑफ झारखंड कहाँ पर है, आप सभी जानते हो झारखंड हमारा ये रहा। झारखंड की बात करें, राजधानी है रांची है। महेंद्र धोनी का आप सभी जानते हो, महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर है, इनका घर यहीं पर है। क्लियर है, यानी रांची में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का है, झारखंड का है। डालमा किस राज्य का है, झारखंड का है। अगर दोस्तों अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, बेहतरीन पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी को पता होना चाहिए बिहार का है। एक और क्वेश्चन आता है, अभी करंट अफेयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आगे आने वाले समय में करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमेशा ही पूछा जाएगा जो मैं पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन केंद्र, भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र कहाँ पर बन रहा है, तो भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र बन रहा है बिहार में। आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 5, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में है। यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, कौन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में है। यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, कौन से, एशियाई शेरों के लिए। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नल सरोवर अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, गुजरात में है। यानी गिर के साथ आपको नल सरोवर भी आपको याद रखना है। याद कैसे करोगे, अगर यार देखो नल पर आप पानी भरने जाते हो, नल क्या होता है, नल जो है पानी देता है ना, हैंड पंप वाला, और नल पर अगर पानी भरने जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, वहां पर अगर जो है पानी गिर जाएगा नीचे, तो पैर क्या हो जाएगा,
पैर आपका सिकल जाएगा और रपट जाएगा, जिसको जो भी आप बोलते हो, तो वहां पर आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो मतलब क्या है, गिर जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं, और गिरोगे कैसे भाई, आंखें तो होंगी ना, गिरोगे ऐसे नहीं गिरोगे, हमेशा रात में गिरोगे, ठीक है ना, रात में गिरोगे। नल पर पानी अगर भरने जाओगे, फिसल जाओगे और रात में क्या हो जाएगा, गिर जाओगे आप। तो हमारा गिर नल गुजरात, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। जिम कार्बेट की बात करें, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, इसका पुराना नाम क्या है, हेल नेशनल पार्क है, गुजरात। आपको ये देखिएगा, गुजरात वाला ये पार्ट है, ठीक है ना, आपको बताया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैंने ऊपर बताया कि उत्तर प्रदेश में है, जो नेपाल की सीमा से जो है यहाँ पर ताल्लुका रखता है, बताने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दुधवा से नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी दुधवा के अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 10th नंबर क्या है, बांदीपुर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बांदीपुर कहाँ पर है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, और कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है, कहवा उत्पादन करने वाला राज्य है। पॉइंट नंबर 11, भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो भद्रा अभ्यारण्य है कर्नाटक में, ये याद रखना है, कर्नाटक में भद्रा है, कर्नाटक में आपका बांदीपुर है, और कर्नाटक में दो और इम्पोर्टेंट है, आगे भी देखेंगे। फिलहाल सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना। सोमेश्वर कहाँ पर है, तुंगभद्रा कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल आगे हम बात करें जो थोड़ा सा टफ है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश बोले तो एपी, क्लियर है। आगे हम बात करेंगे काबला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो काबला वन्य जीव अभ्यारण्य भी आंध्र प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी जानते हो, मानस बोले तो असम में है, पूर्वोत्तर राज्य, और असम में सबसे ज्यादा क्या होती है, चाय की खेती होती है, चाय के बागान यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। काजीरंगा भी कहाँ पर है, काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की बात करें तो असम में हमारी सीढ़ीनुमा खेतों पर चाय की खेती होती है, और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। घाना पक्षी विहार की बात करें तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। राजस्थान एक क्षेत्रफल के अनुसार एरिया में भारत का सबसे जो है यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य है, लॉन्ग राज्य है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन में तो उत्तर प्रदेश है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। पार्ट में अगर देखें तो राजस्थान ये ग्रीन कलर वाला है। राजस्थान का जैसलमेर पार्ट, यहाँ पर बहुत सारी गर्मी होती है, जैसलमेर का पार्ट हमारा जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आर्मी के 2-3 कैंप भी हैं, जोधपुर, जयपुर। और रणथंभौर की बात करें तो राजस्थान में है। इसके अलावा हम जैसलमेर की भी हमने बात करी है, तो जैसलमेर आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप है, जहाँ पर भारतीय सेना का बहुत बड़े कैंप है, बहुत बड़ी जो है यूनिटें हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करें 20 नंबर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो है राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थे राजस्थान से। 21 नंबर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है, क्योंकि अगर अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है तो वो है अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तंसा अभ्यारण्य यहाँ पर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके साथ ही साथ कान्हा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिलहाल मैं आगे बताऊंगा। बोरीविल महाराष्ट्र को याद रखना है। बोरीविल की बात करें तो महाराष्ट्र में है। अबोहर की बात करें तो पंजाब में है। पंजाब हमारा अगर देखा जाए तो पार्ट में कहाँ पर है, पंजाब हमारा देखा जाए तो पार्ट में ये रहा। पंचनद के नाम से जानी जाती है यहाँ की नदियाँ। और याद रखिएगा, पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबोहर अभ्यारण्य। 25 नंबर देखिएगा, चिल्का, यहाँ पर चिल्का लिख लेना है। चिल्का अभ्यारण्य, एक चिल्का झील भी है, उड़ीसा में है। चिल्का की बात करें तो एक हमारा अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखना है, भुवनेश्वर के साथ चला जाएगा। सिंपली पाल बहुत बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर में। सिंपली पाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सिंपली पाल अभ्यारण्य है उड़ीसा में, ये भी याद रखना है। 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर है वेदांतगल अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य को हम मैप में देखेंगे, दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ये रहा। अगर पार्ट की बात करें तो यह पूर्वी हिस्से की बात करता है। भारत का पूर्वी छोर है तमिलनाडु और पश्चिमी छोर है केरल। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, और ऊपर आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा है, तो मधुमलाई अभ्यारण्य भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया।
अगर हम बात करें डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य है एक, देखिए डालमा अलग है, डालमा अलग है, डम्फा अलग है। डालमा आपका किस राज्य में है ऊपर मैं बता चुका हूँ, कमेंट करो फटाफट। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर है तो मिजोरम में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है तो केरल में है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने अभी ऊपर मैप में बताया, तो पेरियार एक क्या है आपका, पेरियार एक नदी भी है। अगर क्वेश्चन में पेरियार नदी पूछे तो भी केरल मारिएगा, अगर पेरियार अभ्यारण्य पूछे तो भी आप केरल मारिएगा। आगे हम बात करें 32, परम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ पर है तो परम्बिकुलम कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है। परम्बिकुलम हमारा कहाँ पर है, हमारा केरल में है। केरल दोस्तों वही वाला क्षेत्र है जहाँ पर रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जहाँ पर आपकी जो जनसंख्या है वो स्त्रियों की सबसे ज्यादा है। केरल वही राज्य है जहाँ पर नौका बहुत प्रसिद्ध है, यानी नौकायन बहुत प्रसिद्ध है। केरल दोस्तों वही राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 33। देखिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 34, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम बात करें मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए मैप में तो मध्य प्रदेश ये रहा। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है, 42%। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में ही होता है। 35, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम J&K भी कहते हैं, जो एक थोड़ा सा विवादित हिस्सा है। आगे हम बात करें 37, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कर्नाटक के नागरहोल को मैंने बताया, कर्नाटक में एक और नृत्य भी होता है, यक्षगान, यक्षगान नृत्य भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। 39, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, याद रख लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पर है तो हरियाणा में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में एक ही यही पूछा जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान एक ही पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में, रोहिला। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बच्चे बच्चे को पता है कि पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरबन डेल्टा भी यहाँ पर बनता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। सुंदरबन डेल्टा और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सुंदरी वन वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बन गया है सुंदरबन डेल्टा, जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भगवान महावीर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान महावीर उद्यान कहाँ पर है तो यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है। नोगाई खाइलैंड की बात करें तो अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही है, नोगाई खाइलैंड हमारा है मेघालय में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे ज्यादा नाम आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केबुल लामजाओ। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा तैरता हुआ अभ्यारण्य बताइएगा जो विश्व में एक है, किस देश में है, इंडिया में है। इंडिया के किस राज्य में है, मणिपुर में। मणिपुर में है तो उसका क्या नाम है तो याद रखिएगा तैरता हुआ अभ्यारण्य। क्वेश्चन में पूछे पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर पहला अगर एग्जाम में पूछता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है, कि किस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि भैया कचिपुड़ी कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है ना। तो इस तरीके से सारे राज्यों को हम देख लेंगे वन लाइनर के तौर पर, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ज्यादा डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो हमारे साथ बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्यों की बात करें तो फेमस इंडियन डांस फॉर्म, जो कला क्षेत्र की सूची दी गई है विद मैप के साथ, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में हम केवल 7 से 8 जानेंगे। तो सबसे पहले हम भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र की है, तमिलनाडु क्षेत्र का नृत्य है। याद रखिएगा यह आपके पूर्वी इलाके की बात करता है, जो भारत के मानचित्र में साफ साफ दर्शाया है, यानी कौन सा, ये वाला इलाका। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन में आ जाए कि भरतनाट्यम किस राज्य का है, तमिलनाडु का। कथक किस राज्य का है, उत्तर भारत का ऑप्शन में है तो मारिएगा, या उत्तर प्रदेश का है तो मारिएगा। कोई डाउट, नो डाउट। अगर बात करें कथकली की तो कथकली हमारा केरल से संबंधित है, केरल हमारे बिल्कुल तमिलनाडु के विपरीत में है, ये रहा, और उत्तर प्रदेश हमारा ये वाला रहा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश से संबंधित। आंध्र प्रदेश मैप में ये वाला रहा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो चुका है सन 2014 में। ठीक है ना, यह बात दिमाग में रखना है। भाषाई क्षेत्र का वहां पर क्या था, विवाद था। अगर बात करें मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम, दो ही नृत्य ऐसे हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। कभी मोहिनीअट्टम केरल लगा देता है, कभी मोहिनीअट्टम तमिलनाडु लगा देता है, कभी भरतनाट्यम केरल लगा देता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु लगा देता है। तो याद रखना है दोस्तों,
मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है और जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये है भरतनाट्यम और ये है हमारा केरल वाला क्षेत्र मोहिनी अट्टम। क्लियर है? ये बात दिमाग में रखना है। अब बात करें दोस्तों सत्तरिया, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सत्तरिया कहाँ पर है? असम में है। असम का क्षेत्र कौन सा है? असम का क्षेत्र ये वाला है, ये वाला इलाका। याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा यानी ओडिसी, ओडिसी लोक नृत्य पूछता है। ओडिशा तो ओडिशा से ही होगा और मणिपुरी जो होगा वो मणिपुर से होगा। मणिपुरी की बात करें दोस्तों तो मणिपुर हमारा जो राज्य है ये वाला मणिपुर है। ये बात याद रखना है, पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। उड़ीसा हमारा कहाँ पर है? तो उड़ीसा हमारा ये वाला है। आगे हम बात करें, थोड़ा सा दिमाग में अगर रखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि और लोक नृत्य हैं जो भारत के, वो किन किन राज्यों में है, कहाँ कहाँ पर है। बहुत अच्छी तरीके से इनका ज्ञान हमें मिल जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर बात करें लोक नृत्य, मध्य प्रदेश में लोक नृत्य की बात करें तो पडवानी गणगौर नृत्य मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि पडवानी लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है, गणगौर नृत्य भारत के किस राज्य का है। अगला है बिहू की बात करें तो बिहू हमारा है असम में है। ठीक है ना? ऊपर वाले जो हमने देखे हैं वो हमारे कौन से हैं? हमारे 8 महत्वपूर्ण क्या है, हमने सही तरीके से आपको बताया है कि ये 8 महत्वपूर्ण जो है, 8 जो महत्वपूर्ण है ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा लोक नृत्य भारत के पूछे जाते हैं। यहाँ पर लोक नृत्य की श्रेणी आप देख रहे हैं। भारत में पडवानी और गौड़ नृत्य, गणगौर की बात करें तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी आपको अभ्यारण्य। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू है हमारा असम का। नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी हमारे उत्तर प्रदेश की है। गरबा कहाँ है? गरबा हमारे गुजरात का है। ठीक है ना? याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है गरबा, नौटंकी, बिहू। इसके अलावा अगर बात करें यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सबसे ज्यादा होती है, वो है कर्नाटक में। तो यक्षगान जो लोक नृत्य है वो है कर्नाटक का। भांगड़ा गिद्दा आप सभी पसंदीदा होंगे इसके, तो याद रखिएगा भांगड़ा गिद्दा पंजाब का है, पंजाब क्षेत्र का है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों राजस्थान, क्योंकि राजस्थान धरती ऐसी है जो राजा महाराजाओं की धरती है, किलाओं की धरती है। और याद रखिएगा यहाँ पर प्राचीनता देखने को मिलती है। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ पर है? राजस्थान का है। और भवाई लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। कोई डाउट? नो डाउट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 1, तमाशा लावड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, तमाशा और लावड़ी। तमाशा लोक नृत्य भारत के किस राज्य का हिस्सा है? महाराष्ट्र का। लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य का हिस्सा है? महाराष्ट्र का। कोई डाउट? नो डाउट। कजरी लोक नृत्य और छौलिया लोक नृत्य। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यानी उत्तरांचल के पार्ट का है, तो कजरी उत्तराखंड का है। और अगर कजरी उत्तराखंड उस समय ऑप्शन में ना हो तो यूपी दिया होगा, क्योंकि यूपी उत्तराखंड का ही एक भाग था। आगे बात करें दोस्तों कूद दांडी नाच और रऊफ। ये रऊफ जो है ना, ये रऊफ दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। रऊफ J&K का है, यानी जम्मू कश्मीर का। रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। हमने ऊपर आपको अभ्यारण्य भी बताए थे कि जम्मू कश्मीर में हिमिस और एक और है आपका कौन सा, जल्दी से बताइएगा। हिमिस अभ्यारण्य है और एक और है, फटाफट आंसर करिएगा कि जम्मू कश्मीर में हिमिस के अलावा कौन सा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। हिमिस के अलावा आपका कौन सा है एक अभ्यारण्य जहां पर दोस्तों कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में छपेली, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेली हिमाचल प्रदेश, हिमाचल है ना। छपेली कैसे याद रखोगे? बिहू है असम का, लेकिन छऊ है बिहार का। तो विदेशिया कहाँ का है? विदेशिया भी बिहार का है। जाट जाटिन, जाट जाटिन लिख लेना। जाट जाटिन कहाँ पर है? बिहार का लोक नृत्य है। बहुत बार ये पूछा जाता है, क्योंकि बिहारी जो परंपरा है वो भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलती है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर बात करें कथकली मोहिनी अट्टम, कथकली लोक नृत्य हमारा और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। नागालैंड की बात करें तो लीम झोंक, जो कम आता है एग्जाम में, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो आता है ये जात्रा आता है। जात्रा, जात्रा की बात करें, जात्रा आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, और पश्चिम बंगाल कोलकाता राजधानी है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जात्रा, थाली, छाऊ, इस तरीके से यहाँ पर परंपराएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी, और आगे हम 3-4 चीजें और देख लेते हैं, यानी 20 क्वेश्चन, 20 पॉइंट तक। 16 नंबर, मंदी ढकनी जो है, मंदी और ढकनी जो है गोवा का परंपरा है। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सभी जानते हैं।
विदेशिया छऊ जो आपका बिहार के साथ साथ झारखंड का भी है, क्योंकि वहीं पर लगता है। साथ ही साथ ओडिशा और घुमरा, ये हमारा ओडिशा में है। और पंथी नृत्य जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य होता है पंथी संप्रदाय के द्वारा।